Good morning and welcome back. The topic of today's lecture is Seversky's air power theory. Myself, Dr. Sandeep Yadav, Associate Professor in Geography, Government College, Bombay. आज हम सेवर्स्कीज का मत पढ़ेंगे। पूर्व में हम मैकेंडर का हृदयस्थल या हार्टलैंड और स्पाइकमैन का हम रिमलैंड सिद्धांत पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में सेवर्स्की, जो कि रशिया के थे पर बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे, अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, उन्होंने ये सिद्धांत अमेरिका के पक्ष में दिया था। रेल की गति ने स्थल शक्तियों को और जहाजी विकास ने समुद्र शक्ति को इतना बल दिया कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में इसके सहारे विश्व विजय की कल्पना की जाने लगी। परंतु हवाई शक्ति के विकास ने दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक इन सिद्धांतों को निरर्थक व मात्र ऐतिहासिक महत्ता के बना दिया। हवाई शक्ति के विकास से विश्व छोटा प्रतीत होने लगा तथा किसी भी क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रभुत्व सैनिक व राजनीतिक नियंत्रण के अभाव में भी बनाए रखना संभव हो गया। तो ये दूसरे विश्व युद्ध के लगभग अंत तक जाकर ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक विक्ट्री थ्रू एयर पावर, जो कि 1912 में लिखी थी, के द्वारा उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को बतलाया कि सैनिक वैमानिकी, मतलब विमानों की जो बेड़ा है, उसकी तीव्र गति से बढ़ती पहुंच तथा मारक क्षमता में तीव्र विकास से संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई आक्रमण से विनाश के लिए एक निश्चित समय के बाद खुला होगा। इस खतरे का सामना करने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाले वायुसेना की आवश्यकता है। वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने 11 सूची फॉर्मूला प्रस्तुत किया। अब तक जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी वो लड़ाइयाँ समुद्री नौसेना के माध्यम से या थल सेना के मार्फत लड़ी जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि जीत जो हासिल करनी है वो हवाई शक्ति के बल पर ही होगी। उन्होंने जो 11 सूत्री फॉर्मूला दिया वो इस प्रकार था: कोई भी स्थलीय अथवा सामुद्रिक अभियान तब तक संभव नहीं है जब तक कि उस क्षेत्र के वायु क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण न हो जाए। उन्होंने कहा कोई भी अभियान, चाहे वो स्थल का हो समुद्र का हो, वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसका वायु क्षेत्र पूरी तरह से नियंत्रण में अपने ना हो। नौ शक्ति की युद्ध नीतिक आक्रमणता घट चुकी है। उन्होंने जो कहा कि नौसेना की जो युद्ध करने की या आक्रमण करने की जो शक्ति है वो पहले की जैसी नहीं रही। शत्रु राज्य की नाकेबंदी वायुसेना का महत्वपूर्ण कार्य है। ये वायुसेना जो है वो शत्रु राज्य को कैसे कंट्रोल कर सकती है, ये उन्होंने उस पर बल दिया। वायुसेना ही वायुसेना को पराजित कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्थल शक्ति या नौसेना वायुसेना को नहीं पराजित कर सकती, एक वायुसेना ही दूसरी वायुसेना को पराजित कर सकती है। स्थल आधारित वैमानिकी सदैव पोत आधारित वैमानिकी से उच्च कोटि का होता है। उन्होंने कहा कि जो जमीन से जो उड़ानें भरी जाती हैं वो उड़ानें सदा जो पानी के जहाज होते हैं उनसे जो उड़ान भरी जाती है उनसे कहीं उच्च स्तर की होती है। जो नौसेना के जो जहाज हैं वो अगर स्लिप मार जाएं लैंडिंग करने में या उड़ते टाइम तो क्रैश हो सकते हैं। वायुसेना के मारक क्षमता का घेरा कार्रवाई क्षेत्र के अधिकतम विस्तार के बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायुसेना की जो मारक क्षमता है वो एक जो घेरा बनाती है अपने चारों तरफ, उसके अधिकतम विस्तार के बराबर होनी चाहिए कि यहाँ तक वो मारक क्षमता उसकी हो सकती है। हवाई युद्ध में गुणवत्ता मात्रात्मक की अपेक्षा अधिक निर्णायक होता है। उन्होंने कहा कि आपकी क्वांटिटी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी जो मात्रा है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो हवाई गुणवत्ता है वो निर्णायक होती है। आपके पास अच्छे अच्छे जहाज हैं, नई नई तकनीक के जहाज हैं, तो वो आपके लिए युद्ध में जीत हासिल कर सकते हैं। बनस्पत आपके पास सैकड़ों पुराने जमाने के वायुयान हो जो मतलब अटक अटक के चलते हो, कहीं भी उनका सिस्टम काम करना बंद हो जाए, उसके वनस्पत नई
तकनीक की जो क्वालिटी है वो अगर आपके पास हो तो आप युद्ध जीत सकते हैं। विमानों का प्रकार न केवल सामान्य रणनीति के लिए बल्कि किसी विशेष अभियान के दाव पेच युक्त समस्याओं के साथ भी तालमेल बैठाने में भी विशेषीकृत होना चाहिए। विमानों के प्रकार, नीचे की जो रणनीति है उन रणनीतियों के सारे जो भी स्ट्रेटेजी है, दाव पेच है, वो उनको अच्छे से पता होने चाहिए ताकि वो उनको आसमान से क्रियान्वित कर सकें। शत्रु के मनोबल को सुस्पष्ट बमबारी के द्वारा तोड़ा जा सकता है। जो थल सेना है और नौसेना है उसका मनोबल आराम से ऊपर से बमबारी करके तोड़ा जा सकता है। नियंत्रण की एक एकता का सिद्धांत जो स्थल सेना एवं नौसेना में काफी दिनों से स्वीकृत है का प्रयोग वायुसेना में भी होना चाहिए। पूरी एकता होनी चाहिए जो सेना वायुसेना है उसके अंदर, जैसे कि नीचे के हमें स्थल सेना है और नौसेना उसमें देखने को मिलती है, वैसा ही प्रारूप हमें वायुसेना के लिए भी देखने को चाहिए। अब वायुसेना का अपनी परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब उनको जहाज वहाज इधर से उधर ले जाने हैं, गोला बारूद इधर से उधर ले जाना, तो उनकी खुद की परिवहन सुविधा होनी चाहिए। वो दूसरे किसी माध्यम पर टिके नहीं रहने चाहिए। अपने इस 11 सूत्री फॉर्मूले को उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक एयर पावर की टू सर्वाइवल, जो कि 1950 में लिखी गई थी, में एक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। सेवर्स्की ने स्थल सेना तथा नौसेना को वायुसेना का अधीनस्थ कहा। बढ़ते सोवियत शक्ति एवं यूरेशियाई क्षेत्र के तटीय प्रदेश में बढ़ते दबाव के परिप्रेक्ष्य में यह संकल्पना अमेरिकी आवश्यकता के अनुरूप थी। इस मॉडल के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद रूस और अमेरिका के बीच में एक शीत युद्ध चला था। एक साम्यवादी ताकत थी तो एक पूंजीवादी ताकत के रूप में उभरा था। तो उनके बीच में शीत युद्ध काफी लंबे समय तक देखने को मिला था। सेवर्स्की का विचार है कि स्थल एवं जल शक्ति वायु शक्ति की पूरक है। अब तक की परंपरा से अलग हटकर सेवर्स्की ने वायु प्रभुत्व को स्वीकारते हुए ग्लोब को शिरोबिंदु प्रक्षेप पर प्रदर्शित किया। ग्लोब के संदर्भ में राजनीतिक परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने उत्तरी ध्रुव को केंद्र में रखकर उसके आधार पर सोवियत रूस और अमेरिका को रखा। राजनीतिक भौगोलिक रूप में उन्होंने दोनों देशों के आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्रों को शक्ति केंद्र माना और वहीं से वृत्तीय रूप में दोनों शक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों का सीमांकन किया। उनकी परिकल्पना के अनुसार संपूर्ण विश्व की निम्न प्रकार की स्थिति बनती है, जो कि मानचित्र से स्पष्ट है। अब आप इस मानचित्र को अगर देखेंगे तो इस मानचित्र के अंदर ये जो हिस्सा है ये सोवियत रूस वाला हिस्सा है और ये जो काला हिस्सा है ये इसका पूरा औद्योगिक क्षेत्र है और यह इसका आर्थिक विकास वाला क्षेत्र है जिसमें मॉस्को वाला क्षेत्र पड़ता है। जबकि ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का क्षेत्र है जिसके अंदर न्यूयॉर्क और उसके आसपास का ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा इसका भी औद्योगिक क्षेत्र है। तो इनके आसपास इन्होंने इसको धुरी माना, इन दोनों के हृदय स्थल माने इन्होंने, और इसके आधार पर उन्होंने ये शिरोबिंदु प्रक्षेप के ऊपर ये गोले खींचे। अब आप देखेंगे अमेरिका वाला जो गोला है इसके अंदर जो अमेरिका है और आपका ये दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा है, सोवियत रूस वाला हिस्सा है, एशिया के कुछ भाग हैं, ये सब इसमें सम्मिलित है। जबकि सोवियत रूस का जो हिस्सा है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा, सोवियत रूस का हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका खुद का हिस्सा, उत्तरी अमेरिका अफ्रीका का हिस्सा और एशिया का हिस्सा इसमें शामिल देखने को हमें मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वायु प्रभुत्व का क्षेत्र। सेवर्स्की ने उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग को, जो कि कृषि उद्योग में सर्वाधिक विकसित है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय आय का 3/4 भाग भी यहाँ केंद्रित है, शक्ति का केंद्र मानकर अमेरिका की वायु प्रभुत्व क्षेत्र का अनुमान लगाया। तो इसके अंतर्गत अधिकांश दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, संपूर्ण यूरोप तथा सोवियत हृदय स्थल को लेकर केवल दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया को छोड़कर संपूर्ण एशियाई क्षेत्र शामिल किया गया। अमेरिका के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि उसे एक मजबूत वायु शक्ति तैयार करनी चाहिए
जो उक्त प्रभुत्व क्षेत्र में सफलतापूर्वक संचलन कर सके तथा अमेरिका की सुरक्षा कर सके। जबकि सोवियत रूस के वायु प्रभुत्व का क्षेत्र जो था, सोवियत वायु प्रभुत्व के अंतर्गत संपूर्ण उत्तरी अमेरिका, संपूर्ण एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप को रखा गया है। अब है निर्णय का क्षेत्र। सेवर्स्की द्वारा सीमांत के दोनों महाशक्तियों के क्षेत्र मध्यवर्ती भाग में उभयनिष्ठ हो जाते हैं। उनके मध्य ही संपूर्ण उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया को छोड़कर संपूर्ण एशिया आ जाते हैं। इस तरह मैकेंडर का सोवियत हृदय स्थल और संयुक्त राज्य का हृदय स्थल आर्कटिक सागर के आर पार एक दूसरे के आमने सामने हैं। सेवर्स्की के अनुमान अनुसार यह निर्णय का क्षेत्र है। यदि भावी वायु युद्ध हुआ तो इस क्षेत्र में प्रभुत्व की लड़ाई होगी और यहीं से विश्व नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ेगा। वायु शक्ति पर आधारित सेवर्स्की की यह परिकल्पना तत्कालीन संदर्भ में ठीक रही होगी। वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों ने सेवर्स्की की संकल्पना की विश्वसनीयता काफी घटा दी है। विशेषकर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों, परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियों एवं उपग्रह नियंत्रित युद्धों ने इस सिद्धांत को पुराना बना दिया। आज उपग्रह नियंत्रित युद्ध सबसे नवीनतम विकास है, जिसका प्रदर्शन 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में किया। आज वायु सैन्य क्षमता होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इससे संबंधित युद्ध के विनाशकारी अस्त्रों को रखना है। इसलिए यह विचारधारा अप्रासंगिक है। आप देखिए कि अब नई नई जो तकनीक आई है उसमें ये वायु शक्ति ही अपने आप में नहीं है। आप अपनी ही जगह पर बैठे हुए आपके इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मारक क्षमता वाली मिसाइलें बना ली हैं, या परमाणु शक्ति से अस्त्र पनडुब्बियां हैं, उपग्रह से नियंत्रित सारी चीजें हैं। इराक युद्ध में हमने देखा कैसे उसने उपग्रह से नाइट विजन या रात्रि विजन में इराक की गतिविधियों को मॉनिटर किया था और सद्दाम हुसैन को मारने में अमेरिका कामयाब हुआ था। तो ये सारी तकनीकें वायु सेना पे ही नहीं निर्भर कर सकती। अब नई तकनीकों का जमाना आ गया, इसलिए हमें जो वायु शक्ति का जो सिद्धांत सेवर्स्की ने दिया था वो आज इतना प्रासंगिक नहीं है। अगर वायुसेना थोड़ी भी हो किंतु आणविक अस्त्रों से लैस हो तो विनाश की अधिक क्षमता रखता है। अतः वास्तविक श्रेष्ठता इस पर निर्भर होगा कि कौन सा देश आणविक अस्त्रों का प्रयोग कर युद्ध में आगे निकलना चाहता है। सेवर्स्की ने कहा था कि विश्व सिर्फ दो प्रतिद्वंदी गुटों में विभाजित है, मतलब रूस और अमेरिका। लेकिन युद्धोत्तर काल में हुए कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, कश्मीर संकट, मध्य पूर्व युद्ध आदि जो शीत युद्ध के परिणाम थे, स्थानीय युद्ध थे तथा इन युद्धों में बहुकेंद्रीय शक्तियों का उलझाव देखने में आया। कोरिया तथा वियतनाम युद्ध में अमेरिकी विफलता ने उसके वायु शक्ति प्रभुत्व की कमजोरियों को उद्घाटित कर दिया। वर्तमान समय में वायु सैन्य श्रेष्ठता का निर्धारण आधुनिक तकनीक ज्ञान पर निर्भर करता है। प्रक्षेपास्त्रों की लंबी मारक क्षमता और गैर परंपरागत अस्त्रों ने वर्तमान समय के युद्ध के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामरिक संप्रभुता वायुसेना की संख्या ही वरन नवीन युद्ध तकनीक तथा वायु स्थल जल सेना के बीच तालमेल पर निर्भर करता है। 1990 के बाद शीत युद्ध का समापन, जर्मनी का पुनः एकीकरण, पूर्वी यूरोप पर से सोवियत नियंत्रण का समापन, सोवियत संघ का विघटन एवं परमाणु शक्ति संपन्न नए गणराज्यों का उदय, चीन का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना तथा भारत, ब्राजील, जापान एवं दक्षिण अफ्रीका का प्रथम श्रेणी के प्रादेशिक शक्ति के रूप में उदय आदि भू राजनीतिक परिवर्तनों के कारण सेवर्स्की के द्विध्रुवीय हवाई प्रभुत्व मॉडल का व्यवहारिक महत्व अब समाप्त हो चुका है। तो ये जो बदलता हुआ विश्व का घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम, उसने पूरी तरह से ही साबित कर दिया कि सेवर्स्की का सिद्धांत आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। तो हमने आज सेवर्स्की का हवाई शक्ति सिद्धांत पढ़ा, जो उस समय में कितना उपयोगी था, लेकिन वर्तमान में बदलते विश्व परिदृश्य में इसकी महत्ता कम हो गई। आज के लिए इतना ही।
हम शीघ्र ही राजनीति भूगोल के एक अन्य टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।